हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़ैनब अब्बास, अ 5th ईयर मेड स्टूडेंट। जो कि मैंने पिछली वीडियो में अपना गलत इंट्रो दे दिया और मेरे घर वालों को पैनिक हो गया, भाई हमारी बच्ची 4th ईयर में है। आई एम नॉट इन 4th ईयर, आई एम इन 5th ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट कि आपको एग्जाम्स का आपका जो है मोड ऑफ एग्जाम्स क्या है, लाइक व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन ईरान एंड हाउ टू स्टडी फॉर दीज एग्जाम्स, लाइक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स ऑफ द सेमेस्टर, जो कि मुझे नहीं पता था स्टार्ट में। एंड मुझे थोड़ा सा लाइक इस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ा। पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि भाई MBBS का क्या सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस पता चला तो जब तक सिलेबस पता चला उसकी हाउ नाउ थोड़ी आना शुरू हुई, तो ये नहीं पता था एग्जाम्स कैसे आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है बेसिकली हमारे पाकिस्तान या इंडिया में कश्मीर में ये होता है कि हमें सिखाया जाता है कि भाई रट्टा लगाओ। पूरा एक स्टोरी है ना, लाइक आई गिव एन एग्जांपल कि थर्स्टी क्रो है, तो आप बोलेंगे वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और आपसे कोई पूछेगा ना, आप यूं ही पूरी जो स्टोरी है उसको नरेट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एग्जाम होता है उसमें मेजर पोर्शन होता है वो होता है सब्जेक्टिव। हमारे वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, लाइक 20% ऑफ द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव पोर्शन, आई गेस लेस देन 20%। यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे आपके सारे के सारे जो मेजोरिटी एग्जाम्स हैं आपके, ठीक है, जो सेमेस्टर के होने वाले हैं या लूम पाया वटेवर, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन सेंस क्या, MCQ बेस्ड, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स यहाँ जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं MCQ बेस्ड। अब मैं सेम स्टोरी की आपको एग्जांपल दूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि अभी मैंने आपको थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनाई है, वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब अगर आपने इसको एज इट इज क्रैमिंग की होगी ना, क्रैमिंग करके आपने याद किया होगा, अब क्या होगा अगर आपसे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप ये पूरी सुना सकते हो स्टोरी। लेकिन अगर आपने स्टोरी पढ़ी और क्रैम करके याद कर लिया, आपने इसे लर्न बाय हार्ट नहीं किया, लर्न बाय हार्ट इन द सेंस कि आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं ग्रास्प किया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपसे जब कोई पूछेगा कि अच्छा इस स्टोरी में एनिमल कौन सा था, ठीक है, या बर्ड कौन सा था जो इधर उधर फ्लाई कर रहा था, ठीक है, बर्ड बेसिकली, तो आपको नहीं पता होगा वो क्रो था। आप सोचने लग जाओगे कौन सा बर्ड था वहाँ पे, ठीक है। या आपसे कोई पूछेगा अच्छा वो ढूंढ क्या रहा था, वो बर्ड जो बेसिकली सर्च कर क्या रहा था वहाँ पे, आपको नहीं याद आएगा कि क्या सर्च कर रहा था वो। ये तो मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने पूरी स्टोरी पढ़ी उसको यही ना याद आ रहा हो कि बर्ड था वो कौन सा। तो आप ये सोचने लग जाओगे यार ये तो कितनी डम बात है ना कि अगर आपने पूरी स्टोरी याद किया तो आपको ये ना पता हो कि लाइक उसमें बर्ड कौन सा था या वो क्या ढूंढ रहा था, ये बहुत ही फजूल बात है। लेकिन ट्रस्ट नहीं, जब आप इधर आओगे, ये मैं आपको बहुत कॉमन सिंपल एग्जाम्पल दी है। यही एग्जाम्पल अगर मैं आपको एनेटमी का पूरा एक फ्रेज, एक पैराग्राफ पूरा मैं आपको उठा के दे दूँ और मैं आपसे पूछूँ उसके बाद कि अच्छा इस पैराग्राफ में क्या हो रहा था, ठीक है, लेट्स से कौन से आइंस थे जो मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस करके इस तरफ जा रहे थे और कौन से थे जो बाहर जा रहे थे, ये आपको नहीं याद रहेगा अगर आप क्रैमिंग करोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। स्टार्ट में तो होता है अच्छा खासा टाइम, क्लिनिकल पोर्शन में तो बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं। तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ती है, आपको प्रेफरेंस बेस्ड इसको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, दूसरी करनी पड़ती है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल एग्जाम्स के लिए, सही है। जो आपने पढ़ना है उसको आपने ऐसे पढ़ना है कि इसमें से आपसे कोई MCQ पूछे तो आपको उसका ऐसे फट आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि अच्छा मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है, वो आपको एग्जामिनर को चाहिए ही नहीं। आपसे एग्जामिनर को एक आयन चाहिए, कौन सा बाहर जा रहा है, कौन सा अंदर आ रहा है, किसका क्या लेवल हो रहा है। ये मैं आपको फिजियोलॉजी से एग्जाम्पल दे रही हूँ। एनीवेज, ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। एक तो आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट करके पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव स्टाइल के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, सही है। आपका एग्जाम्स होंगे कैसे, MCQ बेस्ड, आपको लग रहा होगा 100 MCQs आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हर पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर आए ना MCQs, जो कि क्लिनिकल पोर्शन में 40 MCQs आते हैं, लेकिन उससे पहले लूम्पा से पहले तक जो आपका पोर्शन है उसमें क्या होता है 20 MCQs आपके पास आते हैं और इस एग्जाम के मार्क्स भी 20 ही होते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स होते हैं, उसमें से 10 पासिंग मार्क्स होते हैं, लाइक 50% आपको मार्क्स लेके लूम पाया से पहले तक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे आपको 50% मार्क्स लेके वो पास हो जाएगा, सही है। लेकिन लूम पाया के बाद, ठीक है, क्लिनिकल पोर्शन में आपका क्या होगा, आपको 60% मार्क्स लेने हैं, लाइक आपको 12 मार्क्स लेने आउट ऑफ द 20 तो ही पास होगा। अब आप सोचोगे यार ये तो मक्खन मलाई काम है, 20 में से 12 लाना कौन सी इसमें बड़ी बात है। बेटा जब आप यहाँ आओगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको पता चलेगा कि 12 मार्क्स भी लेना, इसमें इंसान का खून पसीना निकल जाता है पूरे का पूरा। या वो 10 मार्क्स लेना, 10 मार्क्स तो चलो वो इजीली आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस कम होता है, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है क्लिनिकल पोर्शन में।
पासिंग मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, और आपको बहुत कम टाइम मिलता है, उसको पर्टिकुलर आपको मैनेज करना पड़ता है। क्लिनिकल पोर्शन जो यहाँ पे 1 या 1.5 साल का होता है लुम्बाई के बाद, उसके बाद आपका प्रॉपर हॉस्पिटल के जो है वार्ड्स आपके रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब रोटेशन स्टार्ट होती है तो फिर तो बिल्कुल अल्लाह हाफ़िज़ ही हो जाता है। आपको इंतहाई मतलब डिफिकल्टी होती है मैनेज करने में सारा कुछ, क्योंकि आपको साथ साथ हॉस्पिटल भी जाना है, आपको पढ़ना भी है, आपके एग्जाम्स भी साथ साथ चल रहा होता है, ये सब कुछ आपको करना है साथ साथ, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, इन एग्जाम्स के अलावा आपके एक और तरह के एग्जाम्स होंगे, दैट वुड बी लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स हर एक सब्जेक्ट के नहीं होते हैं। बेसिकली एक तो आपके पास होते हैं एनाटमी के, ठीक है। एनाटमी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। उसमें क्या होता है आपके पास कि आप जो जाते हो, ठीक है, एक स्टेशन उन्होंने बनाया होता है आपके प्रैक्टिकल लैब में, आपको उन स्टेशन पे जाना है। हर स्टेशन पे कोई ना कोई मॉडल आपके सामने रखा होगा, ठीक है। या तो मॉडल्स होंगे, मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही होते हैं कि आपके लेट से 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडल्स पे होते हैं, सही है। उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं वो कैडेवर पे होते हैं, यानी डेड बॉडी पे उन्होंने फोर्सेप्स वगैरह लगा के रखा होता है, और उस पर एक स्टिकी नोट फोर्सेप्स पे लगा दिया होता है। आपको चुप करके जाना है, आपको देखना है फोर्सेप्स कहाँ लगा है, आपको उसको जो है बता देना कि ऐसे 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 है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो मेरी थोड़ी मिस हो गई है कि आपको पढ़ना कैसे है। अब आपको फिजियोलॉजी में तो आपको मैकेनिज्म आने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। मैकेनिज्म्स पे आपने फोकस करना है, सही है, रादर देन द टर्मिनोलॉजीज एंड एवरीथिंग। और एनाटॉमी में आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन लाइक द नेम्स, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज, कि यहाँ पे ये मसल यहाँ से गुजर रहा है, इस बोन के फलाने पोर्शन से, तो ये इस मसल का क्या नाम है। अच्छा, ये इस बोन के लाइक प्रॉक्सिमल एंड पे एक मसल आके अटैच हो रहा है, तो उस मसल का क्या नाम है, ठीक है। इस मसल का ओरिजिन किस बोन से है, और इसकी लाइक इंसर्शन किस बोन पे, आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और कौन सी नर्व वहाँ से गुजर रही है, उस नर्व का नाम क्या है, वो नर्व सप्लाई किस रीजन को कर रही है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको एनाटॉमी में पता होना चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री में आपको पता है कंपाउंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और वो कंपाउंड्स करते क्या है, ठीक है, बेसिकली ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक 3 सब्जेक्ट्स हैं, यही चीज़ें जो है बेसिक है, आपको आगे पैथोफिजियोलॉजी में काम आएंगी। पैथोफिजियोलॉजी का पोर्शन जो लुम्बाई के बाद स्टार्ट होता है, और फिर यही सारी चीज़ें आपको क्लिनिकल पोर्शन में, और जो पैथोफिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे सारा, पैथोफिजियोलॉजी में आपका क्लिनिकल पोर्शन आप पढ़ते हो, ठीक है। आप अभी हॉस्पिटल नहीं जाते, तो वो जो 1 या 1.5 साल आप पैथोफिजियोलॉजी का पोर्शन है, ये सब पूरे का पूरा इकट्ठा आपको हॉस्पिटल में काम आने वाला है। अगर आपने इसमें से कहीं भी डंडी मारी है, आपको इंतहाई मुश्किल होने वाली है हॉस्पिटल में। सो मैं आपको पहले से ही ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई था, सही है। और इसके अलावा आ जाएंगे हम वापस प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तरफ। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स एक तो आपके पास हो गए एनाटॉमी के, ठीक है, जिसमें स्टेशंस बने होते हैं, आपने जाना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। लेट्स से आपके पास एक मॉडल है, और उस मॉडल पे उन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई मसल आपको दिया और उस पर स्टिकी नोट लगा दिया। अब आपको पहले तो मसल का नाम बताना है, मसल कौन सा है, फिर आपने बताना है इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी इंसर्शन कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है, ये आपको बताना है। या अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ कि इसको इनरवेट कौन सी नर्व कर रही है, तो आपको बताना है कि फलानी नर्व इसका ये नाम है, ठीक है, ये इसको यहाँ से इनरवेट कर रही है इस मसल को, ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं हिस्टोलॉजी के। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, इस तरीके से स्टेशन सेटअप होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप्स होती हैं। आपको जाना है हर स्टेशन पे, स्लाइड को देखना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि खाली आइडेंटिफाई नहीं करना कि लेट से आपने लिख दिया ये मुझे यहाँ पे जो है ना ये फलाना टिश्यू नजर आ रहा है, ये हमें लेट से हमें, अब तो मुझे नाम भी इस पॉइंट पे याद नहीं आ रहा, लेट से आपको कोलुमनर एपिथेलियम, आपको लेट से कोलुमनर एपिथेलियम नजर आ रही है, आपने लिख दिया मुझे कोलुमनर एपिथेलियम नजर आ रही है। टीचर नहीं सेटिस्फाई होगा, वो बोलेगा अच्छा कोलुमनर एपिथेलियम आपको दिख रही है, क्यों, आपको क्या लगा, इसमें कौन से सेल्स है जो आपको कोलुमनर एपिथेलियम लग रही है। आपको 3 रीजंस देने हैं आइडेंटिफिकेशन के, कि आपने आइडेंटिफाई किया तो कैसे किया, किस बेसिस पे आपने किया। इसके अलावा क्या होता है कि आपको डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स से आपको टिश्यूज दिए जाते हैं हिस्टोलॉजी में। लेट से आपको ना एक स्टमक का टिश्यू वहाँ पे दिया होगा स्लाइड पे, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्टमक की लाइनिंग है, ठीक है। अगर आपने लेट से कर लिया स्टमक की लाइनिंग आइडेंटिफाई, तो वो पूछेंगे 3 रीजंस दो आइडेंटिफिकेशन के, आपको कौन से सेल नजर आए, आपको क्या क्या चीज़ें नजर आई जिसकी बेस पे आपने आइडेंटिफाई किया। हिस्टोलॉजी में ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया, या ये 2 होते हैं प्रैक्टिकल्स। इसके अलावा आपके पास आता है पैथोलॉजी के। जो पैथोलॉजी के आपके पास प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उसमें भी सेम ही होता है, वो हिस्टोलॉजी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता आपको। लेकिन पैथोलॉजी में क्या होता है कि वो जो टिश्यूज, वहाँ आपको सिंपल टिश्यूज
पढ़ाए थे ना कि स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक है, आपने आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पे आपको दिए जाएंगे स्टमक की पैथोलॉजीज, यानी स्टमक की जो डिजीजेज है ना। लेट से एक बंदे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस था, ठीक है, डिजीज है स्टमक की, आपको उस बंदे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस था, तो वो उस बंदे के स्टमक का आपको एक वहाँ पे पोर्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा लेट से कि हाँ आइडेंटिफाई करो उससे क्या डिजीज है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पूछेगा कैसे, फिर आपने बताना फलाने सेल जिसमें मुझे जो है जी प्रोलिफरेट हुए नजर आए हैं, फलाने सेल्स की शक्ल डिफरेंट नजर आई है, वो इस वजह से मैंने बताया कि ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस बंदे को हुआ है। अब आपको पता होता है ये स्टमक ही है। सी है इसके अलावा लेट से आपका जब होगा ये सारा एब्डोमेन वाला पोर्शन की लेट से पैथोलॉजी आएगी, तो उसमें आपको एक और कोई डिजीज़ दे दी जाएगी, कोई कैंसर वाली डिजीज़ होगी, ठीक है। लेट से एक बंदे को लेट से एसोफेगस का कैंसर हुआ है, तो अब वो ला के एसोफेगस का पोर्शन दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई, ये तो आपको पता ही चलेगा कि एसोफेगस है, वो भी आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। साथ आपको ये भी बताना है कि एसोफेगस का इसको डिजीज़ क्या है, बंदे को कैंसर किस टाइप का है, वो उस टाइप का कैंसर आपको क्यों लगा, आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लगा। सही, इसके बाद ये भी हो गया, पैथोलॉजी भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी भी हो गया। इसके अलावा आपके बहुत माइनर माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स होंगी, उसमें सिंपल क्या है, उसमें आपको जी फंगस वगैरह दिखाई जाएंगी, ठीक है। आपको जाके आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, कौन सी फंगस है, डेंड्रफ है, क्या है, एस्परजिलस है, वटएवर, वो आप सब आपको माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद आपके पास हो गया बायोकेमिस्ट्री के भी आपके पास लैब्स होते हैं, उसमें खैर इतना ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है, जाके बस आपने जो है वहाँ पे, मुझे तो प्रॉपर उसका याद भी नहीं आ रहा, आई थिंक उसमें जाके आपको पता ही है बायोकेमिस्ट्री की लैब में क्या होता है, केमिकल्स वगैरह वो सारी वो आइडेंटिफिकेशन होती हैं, ठीक है। और हाँ बैक्टीरियोलॉजी में भी, बैक्टीरियोलॉजी में आपको तो प्रॉपर बैक्टीरियोलॉजी में ना आपको दिखाई जाएंगी, स्लाइड्स वगैरह भी होंगी, आपके पास वो सैंपल्स भी होते हैं, वो जो एगर वगैरह पे करके होते हैं, आपको बताना होता है एगर किस टाइप का है, ये सैंपल्स कौन से हैं, ठीक है। आपको कौन सा बैक्टीरिया नजर आ रहा है इसमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है। मशीन्स वहाँ पर रखी जाएंगी, आपको जाकर मशीन्स की आइडेंटिफिकेशन होनी है, फलानी मशीन है ये काम करती है, तो इसी तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आई होप आई समड इट ऑल अप। और इसके अलावा दूसरे एग्जाम से मैंने आपको बता दिया MCQ बेस्ड एंड एवरीथिंग, और पढ़ना कैसे है मैंने आपको इस वीडियो में वो भी बता दिया। सो आई थिंक आई होप मैंने सब कुछ कवर किया होगा, ठीक है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया है। स्टिल अगर कोई चीज़ रह जाती है, कोई ऐसी आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे से स्किप हो गया, या कोई ऐसा नया क्वेश्चन है जो कि आपको लग रहा है कि आई लेफ्ट इट अनआंसर्ड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम इन द एंड ऑफ द वीडियो। और इसके अलावा आप कोई भी वीडियो जो कि आप चाहते हैं मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक आप मुझे सजेशन दे सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन, आई surely make a video about it. And yeah, that's it for today. I hope I cleared all the concepts. So you know, khasta nawashid and Allah Hafiz.